अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपना फिज़िक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास फोर्स और मोशन से रिलेटेड है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो मेन टॉपिक्स होंगे। वेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हम मोशंस एंड टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है वो हमारे पास है स्केलर्स और वेक्टर्स। इस लेक्चर के अंदर हमने स्केलर्स और वेक्टर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी ऐड की। ये लेक्चर का पार्ट 1 है। लेक्चर 2 यानी पार्ट 2 इसी के में उसके अंदर जो वेक्टर्स की बाकी चीज़ें रह गई उन सबको भी जो है ना वो हम कवर अप करेंगे। सो लेक्चर को एंड तक देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। और स्केलर्स और वेक्टर से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सारे हमने सीक्वेंस वाइज जो है ना वो इस लेक्चर में ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बुक में कुछ चीज़ें आगे हैं, कुछ चीज़ें पीछे हैं, लेकिन हमने इनको जो है ना वो एक तरतीब के साथ लेक्चर में जो है ना वो इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हम अपनी जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करेंगे स्केलर्स के साथ और वेक्टर्स के साथ। याद रखिएगा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के लिहाज से हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ नेचर वाइज हमारे पास दो तरह की होती हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स। अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट आर स्केलर्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम वेक्टर्स। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर्स क्या होते हैं और कैसे वो वेक्टर से मुख्तलिफ होते हैं, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, कि वेक्टर्स जो है उनको कैसे जाहिर किया जाता है, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्केलर से किस तरीके से मुख्तलिफ है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफाइनिंग स्केलर्स। स्केलर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा स्केलर्स हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्केलर। वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको जाहिर हम उनकी मैग्नीट्यूड से कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डायरेक्शन, जिनको हम मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? वो क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं स्केलर्स। यानी स्केलर्स वो हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, बयान करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही जो क्या है हम उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड के अंदर भी हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास आती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है एसआई यूनिट। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उस क्वांटिटी का एसआई यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू आगे डिटेल में डिस्कस करें। नाउ वी सी व्हाट प्रॉपर्टीज अ स्केलर हैव, कि स्केलर्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली हमारे पास जो स्केलर्स हैं वो क्या होते हैं? वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड बाय देयर मैग्नीट्यूड विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। स्केलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बयान करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। हम बगैर डायरेक्शन को इस्तेमाल में लाए स्केलर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल नंबर एंड इट्स यूनिट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू और एक हमारे पास आता है एसआई यूनिट। सो जो स्केलर्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर फुल्ली डिस्क्राइब्ड होते हैं बाय अ स्केलर नंबर, सिंगल नंबर एंड इट्स यूनिट, और इसके साथ जो यूनिट होता है वो मुकम्मल तौर पर स्केलर को डिस्क्राइब कर देता है। दीज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, स्केलर जो है हम इनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिवाइड कर सकते हैं बाय सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स। जो डेली लाइफ में हम मेथड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल 2+2 इज इक्वल्स टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स है जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। स्केलर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने की कोई स्पेशल रूल्स नहीं होते। ये नॉर्मल मेथड्स की तरह, सिंपल मैथमेटिकल मेथड्स की तरह ही हमारे पास जो है ये सारे ऑपरेट हो जाते हैं, प्लस का भी, माइनस का भी, ज़रब का भी, तकसीम का भी। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास स्केलर्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल आ रही है डेट इज
मास। मास क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। मास की डेफिनेशन आगे लिखी है, ठीक है। मास क्या दी अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मादे की मिकदार है उसको हम नाम देते हैं मास का। यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में मादा कितनी अमाउंट में, कितनी मिकदार में, उसको हम नाम देते हैं मास का। मिसाल के तौर पर याद रखिएगा, हम कहते हैं 2 kgs कि एक बंदा है वो शुगर लेने जाता है और शुगर लेके आता है 2 kg शुगर लेके आता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक 2 है और एक kgs है। जैसे कि हमने कहा था कि दे आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंगल नंबर एंड इट्स यूनिट। अब यहाँ पे जो नंबर है वो 2 है और जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, kgs। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, दैट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस याद रखिएगा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट मैं इनको एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है। जब आगे जाके हम इनको पढ़ेंगे तब हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो अभी जस्ट एग्जाम्पल्स के लिए अंडरस्टैंड करें। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, लेट्स सपोज पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और उसने पॉइंट बी पर जाना है, जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जिस भी रास्ते को फॉलो करे, छोटा हो बड़ा हो, जिस भी रास्ते को फॉलो करेगा, जितना वो ट्रैवल करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और वो 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। यहाँ पे 50 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर हमारे पास क्या है, उसका एसआई यूनिट है। और याद रखिएगा डिस्टेंस हमारे पास इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन होता है कि इसके अंदर हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन पूरी नहीं होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्पीड को। स्पीड भी याद रखिएगा हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। सबसे पहला कि रेट, जिस रेट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है वो स्पीड कहलाती है। या डेली लाइफ में हम क्या कहते हैं, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी जिस्म कितनी तेजी से हरकत कर रहा है, अगर हम उसको कैलकुलेट करना चाहें तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास कहलाएगी स्पीड। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो कार ड्राइव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब यहाँ पे 30 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर्स पर सेकंड हमारे पास स्पीड का यूनिट है। एनर्जी की हम बात करें, एनर्जी हमारे पास क्या है, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। एनर्जी हमारे पास कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की काम करने की। कोई भी ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, कितना काम कर सकता है, उसकी जो भी कैपेसिटी होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एनर्जी का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है जो कि 25 जूल्स का वर्क करता है। अब यहाँ पे 25 न्यूमेरिकल वैल्यू और जूल्स हमारे पास क्या है, एसआई यूनिट। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है आप लोगों ने कि मैं जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूँ और उसके बाद जो एसआई यूनिट लिख रहा हूँ, देर इज़ अ स्पेस बिटवीन दैम। क्योंकि जब भी चैप्टर नंबर 1 को अगर हम डिस्कस करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ रूल्स हैं यूनिट्स को लिखने के, तो मैं उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। कि जब भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, मैग्नीट्यूड आती है, तो डायरेक्ट यूनिट नहीं आता बल्कि दरमियान में क्या आती है, स्पेस आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर के। टेम्परेचर क्या दी, मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। किसी मादे के अंदर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, अगर हम उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले लें, वो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसको डिफाइन कर रही होगी, हमारे पास टेम्परेचर को। या इसकी आपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी होगी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस ऑफ अ बॉडी। वो भी हमारे पास जो है ना वो टेम्परेचर की ही डेफिनेशन है, बट ये हमारे पास एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में एक टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे 20 हमारे पास मैग्नीट्यूड है और डिग्री सेल्सियस हमें यूनिट के बारे में बताया जा रहा है कि टेम्परेचर का यूनिट किस में मेजर हुआ है, वो है हमारे पास डिग्री सेल्सियस में। वैसे टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है दैट इज केल्विन। ओके, तो स्केलर्स के अंदर हमने देखा कि स्केलर्स जो हैं उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, दे आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से वेक्टर्स जो हैं वो स्केलर से जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारे पास वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए मैग्नीट्यूड का होना भी ज़रूरी है और डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी हम वेक्टर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब लेट्स सी कि हमारे पास वेक्टर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो याद रखिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। वो तमाम के तमाम क्वांटिटीज जिनके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का होना भी ज़रूरी है, अपनी मुकम्मल डिस्क्रिप्शन के लिए उनको हम नाम देते हैं वेक्टर्स का। These quantities can be added, subtracted, multiplied and divided by graphical and trigonometric rules. स्केलर्स में हमने देखा था हम उनको सिंपल मैथमेटिकल मेथड से हम ऐड
सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते थे। लेकिन जो वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास ग्राफिकल रूल्स को फॉलो करते हैं, जिसको हम आगे जाके देखेंगे, हेड टू टेल रूल्स। कि हेड टू टेल रूल, हम वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, डेट इज हेड टू टेल रूल। एंड डिवाइड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, बट अदर जितने भी ऑपरेशंस आपने वेक्टर्स पर अप्लाई करने हैं, दे फॉलो ग्राफिकल रूल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। इसी के साथ साथ याद रखिएगा, हमारे पास वेक्टर्स ऑलवेज फॉलो पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ एडिशन। कि हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो फॉलो करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को। ये भी हम जो है ना वो डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आफ्टर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेंगे कि वेक्टर क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी विल अंडरस्टैंड वेक्टर रूल्स एंड पैरेललोग्राम। फिर हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि हेड टू टेल रूल क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। तो ये हम इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। वेक्टर्स की एग्जांपल देखें तो वेक्टर्स की एग्जांपल में सबसे पहले हमारे पास आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी कोई ऑब्जेक्ट पहले इस पोजीशन ए पे था, यहां से वो पोजीशन बी पे चला गया। अब यहां से अगर हम ए से इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज ए, और यहां से हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे दैट इज बी। अब ये जो हमारे पास आया है पोजीशन वेक्टर ए टू बी, ये हमारे पास कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। कि हमारे पास पार्टिकल पहले जिस पोजीशन पर था वहां से टाइमली चेंज होके वो जिस पोजीशन न्यू पोजीशन पे चला गया है, ये जो चेंज इन पोजीशन आया है ऑब्जेक्ट का, इसको हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है टूवर्ड्स वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ हमारे पास जो है ना वो 20 मीटर्स का 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करता है। वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जिस तरह हमने प्रीवियसली स्पीड देखा, तो अगर हम स्पीड के साथ एक डायरेक्शन एसोसिएट करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी खास डायरेक्शन के अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? उसकी वेलोसिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 20 मीटर्स पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, कि वेस्ट की जानिब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रही है। नाउ एक्सेलरेशन, अब जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जितना भी चेंज आएगा टाइमली, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स अप, अपवर्ड की जानिब हम जो है ना इसको कह सकते हैं। फोर्स की अगर हम बात करें, फोर्स क्या? फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स हमारे पास पुश और पुल का नाम है, ठीक है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं 20 मीटर्स टू द राइट, कि राइट साइड पे हमारे पास जो है ना 20 मीटर पे फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स एक इधर को लग रही है, इसको F1 का दो, ये फोर्स इधर को लग रही है, इसको F2 कह दो। सो इट मीन्स फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, वी नीड, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। कितनी अमाउंट में लग रही है वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि बेसिकली फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। क्योंकि जितनी भी हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स है वो बेस ही हमारे पास जो है ना फोर्स, रिलेशंस, इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करती होती है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई अ स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद अ वेक्टर क्वांटिटी। कि क्यों हम एक स्केलर क्वांटिटी को और एक वेक्टर क्वांटिटी को ऐड और माइनस नहीं कर सकते, क्यों, वाई? तो सबसे पहले आंसर, और आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा, चूंकि फर्स्ट ईयर क्लास है, तो फर्स्ट ईयर क्लास में जब भी आपने क्वेश्चन का आंसर करना है तो सबसे पहले आपने शॉर्ट आंसर देना है, फिर आपने उस आंसर की एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो किस बेसिस पे दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। पहले हमने जनरली बता दिया कि भाई एक स्केलर क्वांटिटी में एक वेक्टर क्वांटिटी को ऐड नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं क्यों नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता भाई? क्योंकि बोथ क्वांटिटीज हैव डिफरेंट फिजिकल नेचर। भाई दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। क्यों क्यों कैसे डिफरेंट है? स्केलर जो है उसको डायरेक्शन नहीं चाहिए, वेक्टर जो है उसको डायरेक्शन चाहिए, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट होने की वजह से हम ऐड नहीं कर सकते। आगे लिखा भी हुआ है, स्केलर्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड ऑन द अदर हैंड वेक्टर्स हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। चूंकि स्केलर्स हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं और दे आर ओनली विद स्केलर, और वो सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स के साथ ही जमा हो सकते हैं। वेक्टर्स हमारे पास क्या रखते हैं? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड दे आल्सो एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अ वेक्टर। कि हम स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं, वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, दोनों को हम एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दोनों की नेचर डिफरेंट है। रिमेंबर, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटिटीज हैविंग सेम नेचर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड।
क्वांटिटीज जिनकी नेचर सेम होगी हम जस्ट उन्हीं को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जो हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ सेम क्वांटिटीज के दरमियान होती है, जिनकी नेचर सेम होती है उन्हीं के दरमियान होती है, अदरवाइज जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो नहीं हो सकती। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, हमने पढ़ा वेक्टर क्या होता है, जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है। अब ये वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे होता है, दिखता कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ कंटेंट में वेक्टर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ। तो याद रखिएगा, ए वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय टू वेज। हम किसी भी वेक्टर को दो तरीकों से जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले अल्फाबेटिकली, हम किसी भी वेक्टर को अल्फाबेटिकली कैसे जाहिर करेंगे वो देखेंगे, फिर हम उनको देखेंगे ग्राफिकली हम उनको कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक अल्फाबेटिकली और एक हमारे पास ग्राफिकली। अब अल्फाबेटिकली हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, याद रखिएगा अल्फाबेटिकली ए वेक्टर इज रिटन इन अदर थ्री वेज। अल्फाबेटिकली हम वेक्टर को तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर वन, बोल्ड लेटर्स का यूज करके, बोल्ड लेटर्स, यूजिंग ए बोल्ड लेटर ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड लेटर। बोल्ड लेटर मतलब आप गाढ़ा करके लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने वेक्टर ए बी एंड सी लिखे हुए हैं, तीनों का मैंने बोल्ड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेक्स्ट में हमें कहीं बोल्ड लेटर्स नजर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किस चीज को शो कर रहे हैं, वो वेक्टर्स को शो कर रहे हैं। अगर हमने बोल्ड नहीं करना, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट ज्यादा लिख रहा हूं, लिखने में मुझे कंफ्यूजन हो रही है किसको बोल्ड करना है किसको बोल्ड नहीं करना, या लिखते वक्त ऐसा होता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो वेक्टर है वो स्केलर बन जाता है, स्केलर है वेक्टर बन जाता है, बोल्ड बोल्ड जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो इसके लिए फिर हम यूज करते हैं बार लेटर्स को, कि आप क्या करो, बजाय उनको बोल्ड करने के आप वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एडिंग ए बार ऑन अबव और बिलो। आप क्या करो, उन वेक्टर्स के ऊपर बार लगा दो या उन वेक्टर्स के नीचे बार लगा दो, ये भी किसको शो करेगा, वेक्टर्स को शो करेगा। तो या तो बोल्ड कर दो या वेक्टर के ऊपर बार लगा दो या नीचे बार लगा दो, कोई मसला नहीं है, तब भी वो वेक्टर को शो करेगा। तीसरी चीज, अगर बार नहीं लगानी तो आप एरो वेक्टर्स का यूज कर लो। एरो वेक्टर्स भी सेम है कि आप क्या करो, वेक्टर के ऊपर एरो डाल दो या वेक्टर के नीचे एरो डाल दो, तो वो किसको शो करेगा, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी को शो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी क्वांटिटी को अगर हमने वेक्टर के तौर पे शो करना है तो या तो हम उसको बोल्ड कर सकते हैं, या तो हम उसको बार लेटर्स की मदद से शो कर सकते हैं, या हम उनको एरो लेटर्स की मदद से शो कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफिकली ए वेक्टर कैसे जो है ना वो रिप्रेजेंट होता है। ग्राफिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। याद रखिएगा, ग्राफिकली हमने अगर वेक्टर को शो करना है तो हम उसको सिंगल स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, विद एन एरो हेड एट वन एंड, विद एन एरो हेड, कि एक सिरे के ऊपर हमने तीर की अलामत डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब ये एक वेक्टर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और उसकी दो एंड होते हैं, एक ये एंड जहां से स्टार्ट हो रहा है, एक वो एंड जहां पे वो एंड हो रहा है। एक सिरे के ऊपर क्या नजर आ रहा है, हमें एरो हेड नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, एक स्ट्रेट लाइन से। और स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये एक एंड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, एक एंड पे हमारे पास एरो हेड होना चाहिए। याद रखना है, रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द लेंथ ऑफ लाइन, इस लाइन की जो लंबाई होगी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर स्केल गिव्स मैग्नीट्यूड, कि इस लाइन की जो सॉरी इस लाइन की जो लेंथ होगी, मुकम्मल लेंथ होगी, जो हमने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर स्केल मेजर की होगी, वो हमें क्या देगी, वो हमें मैग्नीट्यूड देगी। सो इसका मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। और ये एरो हेड हमें क्या बताएगा, एरो हेड हमें गिव देगा डायरेक्शन के बारे में, कि बेसिकली हमारा वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। एरो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, के वेक्टर बेसिकली किस डायरेक्शन में जो है वो हमारे पास पॉइंटेड है। अब अगर हमने वेक्टर को ग्राफिकली डिस्क्राइब करना है तो क्या हमें किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत है। सो एग्जैक्टली हमें जो है ना वो किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत है, उसके बिना हम वेक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वो क्या है, वेन एवर वी डिस्क्राइब अ वेक्टर वी नीड अ रेफरेंस सिस्टम। जब भी हमने वेक्टर को डिस्क्राइब करना है हमें रेफरेंस सिस्टम चाहिए। क्या, फ्रॉम वेयर द वेक्टर शुड ड्रॉन, कि हमने वेक्टर को ड्रॉ कहाँ से करना है। ये हमने एक कार्टेशियन सिस्टम बनाया है, इसको हम कह देते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम नाम दे देते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ से हमने जो है ना वो एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो वेक्टर ड्रॉ होगा यहाँ से यहाँ तक।
अब ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, ये हमारे पास शो कर रहा है वेक्टर को, इसका नाम रख देते हैं हम वेक्टर ए। ओके, ये हमारे पास ए है जो कि एक वेक्टर को शो कर रहा है। अब ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा डेट इज नेम्ड एज थीटा। तो ये हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वेक्टर को, जिसके लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम चाहिए, कोई भी रेफरेंस सिस्टम चाहिए जिससे हमने जो है ना वेक्टर को स्टार्ट करना है, जहाँ से वेक्टर वेक्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है डेट इज इनिशियल पोजिशन। ठीक है, इसको हम इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पे वो एंड कर रहा है डेट इज टर्मिनल पॉइंट। तो एक वेक्टर के दो पॉइंट्स होते हैं, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, टर्मिनल पॉइंट जहाँ पे वो एंड होता है। टर्मिनल पॉइंट के ऊपर जाके हमारे पास जो है ना वो एरो हेड देखने को मिलता है। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड विद अदर वेक्टर्स क्वांटिटीज। हमने वेक्टर स्केलर्स के अंदर फर्क देख लिया, हमने जो है वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड हाउ मैनी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी हैव, और कितनी तरीके की हमारे पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन होती है। तो याद रखिएगा हमारे पास दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर, मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर। तो हम दो तरह की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं, स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, कि हम क्या करते हैं एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाते हैं एक स्केलर के साथ। स्केलर क्या है वो हमने पढ़ लिया कि स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर हमने पढ़ लिया उसकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एंड अ स्केलर हैज ओनली स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, डायरेक्शन बाय मिस्टेक है, तो इसको आप करेक्ट कर लें कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। बट बोथ कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, लेकिन हम दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर भी हमारे पास दो तरीके से हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन विद अ स्केलर को आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, टुडेज लेक्चर। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन विद अ वेक्टर है इसको इंशाल्लाह हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास डिटेल ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, तो इनको हम जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। चलिए, स्केलर स्केलर के साथ हम दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन विद अ नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन विद अ क्वांटिटी। विद अ नंबर कैसे कर सकते हैं, विद अ नंबर व्हेन वी मल्टीप्लाइड अ नंबर, जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विद अ वेक्टर्स, वेक्टर्स के साथ, तो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी बाय अ फैक्टर फ्रॉम विच इट इज मल्टीप्लाइड। मतलब अगर हम किसी भी वेक्टर को, लेट्स सपोज ये मेरे पास वेक्टर ए है, ठीक है, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो ये बन जाएगा 5 है, जो न्यू वेक्टर आएगा वो भी हमारे पास वेक्टर ही होगा, तो उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जितना हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर था। तो 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसकी जो आने वाला वेक्टर है, न्यू वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 5 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी ओरिजिनल वेक्टर से। कीपिंग द डायरेक्शन सेम और मे ऑपोजिट, या तो डायरेक्शन सेम भी रह सकती है या ऑपोजिट भी रह सकती है। अब डायरेक्शन सेम कब रहेगी, ऑपोजिट कब रहेगी, ये बात याद रख लें। व्हेन वी मल्टीप्लाइड अ वेक्टर विद अ पॉजिटिव नंबर, जब भी हम वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन हमारे पास सेम रहेगी, जैसे कि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। लेकिन जब भी हम वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन सेम तब रहती है जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्शन हमारे पास ऑपोजिट तब होती है जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ। पहले हमने देखा स्केलर नंबर के साथ, अब हम उसको स्केलर क्वांटिटी के साथ देखते हैं। व्हेन अ स्केलर क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड विद अ वेक्टर क्वांटिटी, जब भी हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट अनदर वेक्टर क्वांटिटी, हमें एक और नई क्वांटिटी मिलती है, और उस क्वांटिटी की नेचर भी क्या होती है, वो भी वेक्टर होती है। अब चूंकि अगर वो भी वेक्टर है तो उसके पास भी मैग्नीट्यूड होगी अपनी, उसके पास भी अपनी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जब भी हम डायरेक्ट वेक्टर की बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ों का होना कंपलसरी है। तो नई क्वांटिटी आएगी उसके पास भी मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, डायरेक्शन का होना जरूरी है, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज मीनिंगफुल सिग्निफिकेंस, और उसकी कोई ना कोई मानी और मफहूम वाली जो है ना वो अहमियत होती है। याद रखिएगा, मिसाल के तौर पर हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया, एग्जाम्पल बहुत है फिजिक्स के अंदर। एग्जाम्पल में हमने सबने देखा कि फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
फोर्स बराबर होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लिखा हुआ है फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर्स मास एंड एक्सेलरेशन, कि हमारे पास फोर्स जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट है मास का और एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है और मास यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाया है एक स्केलर के साथ और रिजल्ट में हमें क्या मिला है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिली है। अब इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन के बारे में याद रखिएगा, इसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है। अगर हमारे पास जो है ना वो एक्सेलरेशन में चेंज पॉजिटिव है तो हमारे पास फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी, और अगर हमारे पास चेंज नेगेटिव आ रहा है तो हमारे पास जो फोर्स है वो ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। सो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेक्टर्स के रिलेटेड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास जितनी भी वेक्टर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रह चुकी हैं इंशाल्लाह उनको हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि नया लेक्चर जो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है आपका, कोई क्वेरी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, आगे शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।